Students, hope you will be fine. Today we will study about round robin scheduling algorithm. जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रोसेस को शेड्यूल करने में CPU शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यूज़ करता है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है बहुत सारी एल्गोस का यूज़ करके प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके आता है, जिससे कि CPU अपना टाइम किसी प्रोसेस को दे सके। इसमें हमारे पास में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रेडी किया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम प्रीएम्पशन को लेकर आए, हमने FCFS यूज़ किया। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट राउंड रॉबिन। देखिए, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, किसी एक प्रोसेस पर कंट्रोल आपका बार बार आएगा। ये जो हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, ये हमारा बिल्कुल FCFS की तरह है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बट यहाँ पर हम प्रीएम्पशन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, it is one of the most popular scheduling algorithm which can actually be implemented in most of the operating system. हमारे पास में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सब में इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया गया है। हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द प्रीएम्पशन वर्जन ऑफ FCF शेड्यूलिंग। ये हमारा प्रीएम्पशन वर्जन है FCFS शेड्यूलिंग का। मींस अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रीएम्पशन को लगाते हैं तो आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम मिलता है। स्टूडेंट्स, ये जो एल्गोरिथम है ये हमारा टाइम शेयरिंग पर डिपेंड करता है। इसका मेन फोकस टाइम शेयरिंग पर होता है। आपने मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। जो हमारे मल्टीटास्किंग सिस्टम्स होते हैं उसमें CPU के टाइम, जो भी प्रॉपर टाइम है उसको स्लाइसिंग कर दी जाती है। हमारे पास में 4 प्रोसेसेस हैं, तो CPU का हमने एक टाइम क्वांटम डिसाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 मिली सेकेंड्स। तो CPU के पास में रैम में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको CPU अपना 2 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड टाइम देता है। फॉर एग्जांपल पहले प्रोसेस P1 को 2 मिली सेकेंड्स मिले, उसके बाद प्रोसेस P2 को 2 मिली सेकेंड्स, दैन P3, दैन P4। अगेन कंट्रोल आपका P1 के पास में आता है। मीन्स यहाँ पे सारी के सारी प्रोसेसेस को CPU पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं एक साइक्लिक वे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए सर्टेन टाइम स्लाइस इज डिफाइंड। यहाँ पे एक टाइम स्लाइस को डिफाइन कर दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड टाइम क्वांटम, जिसको कि हम टाइम क्वांटम कहते हैं। ईच प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू, यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट होती हैं CPU को असाइन किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए। स्टूडेंट्स, इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इस टाइम स्लाइस में कंप्लीट हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में जाती है और वेट करती है अपने टर्न के लिए, जिससे कि इस प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर साइक्लिक वे में एग्जीक्यूशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है। CPU ने 2 मिली सेकेंड्स इसको दिए, ये रनिंग स्टेट में है, ये दोबारा रेडी स्टेट में चली जाएगी प्रोसेस। देन ये वाली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, इसके बाद इस वाली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, दोबारा P1 का टाइम आएगा। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो रनिंग से रेडी स्टेट में जाती हैं, फिर रनिंग स्टेट में आती हैं, उनका एग्जीक्यूशन फिनिश होता है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब हम इसको फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, देखते हैं। मेरे पास में सबसे पहले प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में है। अब यहाँ पर मेरे पास में BT, यहाँ पे बर्स्ट टाइम को दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है आपका टाइम क्वांटम को शो किया गया है। अगर हमारा बर्स्ट टाइम, किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम होता है तो इसका मतलब क्या, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसका एग्जीक्यूशन, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइम क्वांटम डिसाइड किया 2 मिली सेकेंड्स का, और मेरे पास में प्रोसेस 1 है जिसको 1 मिली सेकेंड चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बर्स्ट टाइम जो है वो क्या है, टाइम क्वांटम से क्या है, कम है, तो इसका एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर यही टाइम प्रोसेस 1 को 4 मिली सेकेंड चाहिए
तो टाइम क्वांटम क्या है, लेस देन नहीं है, तो एग्जीक्यूशन होगा 2 मिली सेकेंड्स का। टाइम क्वांटम फिनिश होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, प्रोसेस का क्या होगा, दोबारा रेडी स्टेट में चली जाएगी प्रोसेस, दोबारा टाइम चेक होगा, अभी भी लेस देन नहीं है, वो सा एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स इस तरीके से ये जो है रेडी टू रनिंग स्टेट में प्रोसेस आपकी आती रहेंगी और इनका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास में एडवांटेजेस हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के, उनको हम स्टडी करते हैं। इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल इन द सिस्टम बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए ये मिलता है कि हम यहाँ पर बर्स्ट टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सीपीयू का एक टाइम स्लाइस कर दिया है, एक टाइम डिसाइड कर दिया है कि सीपीयू जो है 2 मिली सेकेंड्स जो है प्रोसेस P1 को देगा, फिर वो P2 पे चला जाएगा, फिर P3 पे चला जाएगा। इस तरीके से राउंड रॉबिन में ये आपका एल्गोरिथम वर्क करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सारी की सारी प्रोसेसेस को सीपीयू अपना टाइम देता है। यहाँ पे हमें कानवाई इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है इसमें हम बर्स्ट टाइम को नहीं देखते हैं, हम एक टाइम क्वांटम डिसाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है। नाउ बर्स्ट टाइम, सपोज़ जैसे कि हमने SGF में देखा था कि एक प्रोसेस ने सीपीयू को अगर एक्वायर कर लिया तो जब तक उस प्रोसेस का वर्क फिनिश नहीं होगा तब तक सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस को राउंड रॉबिन मीन्स साइक्लिक वे में एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल द जॉब्स विल गेट ए फेयर एलोकेशन ऑफ द सीपीयू। जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सबको यहाँ पर एक फेयर एलोकेशन मिलता है, मीन सारी के सारी प्रोसेस को सीपीयू अपना टाइम देता है। अब हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि अगर यहाँ पे टाइम क्वांटम ज़्यादा है, अगर टाइम क्वांटम कम है तो एग्जीक्यूशन जल्दी जल्दी होगा, लेस रिस्पॉन्स टाइम होगा। बट अगर यहाँ पे आप हाइयर टाइम क्वांटम रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हाइयर टाइम क्वांटम डिसाइड करता है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टाइम क्वांटम लेस किया जाता है तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग की प्रॉब्लम आती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मीन्स जब सीपीयू प्रोसेस 1 को लीव करके प्रोसेस P2 पे जाएगा तो P1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पीसीबी से अपडेट की जाएगी। इसके बाद में P2 को पीसीबी में इंफॉर्मेशन जो भी है अपडेट की जाती है। इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर होती है और टाइम क्वांटम लेस है। फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड इसका एग्जीक्यूशन हुआ, फिर 1 मिली सेकेंड इसका एग्जीक्यूशन हुआ। सीपीयू ने P1 को लीव किया, P2 पर आया, फिर 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हुआ, P2 को लीव किया, P3 पर आया। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी बार बार। और जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है इसमें प्रोसेस को भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर सीपीयू पर ज़्यादा ओवरहेड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम स्लाइसिंग है वो बहुत ही सोच समझ के डिसाइड की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट करके चलता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी ना करना पड़े और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिले। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास में 6 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। इनका यहाँ पर अराइवल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम स्लाइसिंग है, हम यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं जिसको कि हम गैंट चार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो टाइम स्लाइसिंग डिसाइड की गई है वो आपकी 4 मिली सेकेंड्स की डिसाइड की गई है। नाउ P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन 4 मिली सेकेंड्स हुआ। अब यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे 4 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो गए, कितना बचा 1 मिली सेकेंड्स। इसके बाद में P2 का एग्जीक्यूशन हुआ,
P2 को 6 मिली सेकेंड्स चाहिए, 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पर बचे 2 मिली सेकेंड्स। P3 को देखिए 3 मिली सेकेंड्स चाहिए, बट टाइम क्वांटम कितना है, 4 मिली सेकेंड्स का है। इट मीन्स इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर फिनिश हो जाएगा। नाउ अब देखिए 4 4 8, यहाँ पे 3 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हुआ। नाउ P4 के कितना चाहिए, 1 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटम कितना है, 4 मिली सेकेंड का है। एग्जैक्ट इसका भी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब P5 का टर्न आएगा। अगर हम P5 की बात करें, P5 को कितने 5 मिली सेकेंड्स चाहिए, टाइम क्वांटम कितना है 4 मिली सेकेंड्स का। तो यहाँ पे कितने मिली सेकेंड्स हमारे पास में बचे, 1 मिली सेकेंड्स बचे। अब देखिए यहाँ पर अराइवल टाइम जो 5 पे कोई भी प्रोसेस नहीं आ रही, इट मीन्स 1 मिली सेकेंड्स जो है यहाँ पर CPU को मिल जाएंगे। उस 1 मिली सेकेंड्स को CPU कहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि 5 नंबर पे कोई सी भी प्रोसेस नहीं है जिसको CPU एग्जीक्यूट करे। ये 6 मिली सेकेंड्स पे आती है। नाउ P1 का एग्जीक्यूशन 1 मिली सेकेंड फिनिश हुआ। देन हमारे पास में P6 प्रोसेस आ गई। P6 को कितने चाहिए, 4 मिली सेकेंड्स चाहिए। इसका 4 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूशन हुआ। 7 + 4 21। ना उसके बाद किस किस का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, P2 का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है 4 मिली सेकेंड्स। P2 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया और उसके बाद में P5 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर हुआ। अब हम कंप्लीशन टाइम देख लें। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है, 17 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे लिखा 17 मिली सेकेंड्स। इसके बाद में P2 को देखिए कब कंप्लीट हो रही है, 23 मिली सेकेंड। 23 मिली सेकेंड आपने शो कर दिया। P3 को कितने मिली सेकेंड्स चाहिए, 11 मिली सेकेंड्स, वो आपने लिख दिया। P4 के कितने चाहिए, 12 मिली सेकेंड्स, वो आपने शो कर दिया। P5 को 24 मिली सेकेंड्स, P6 को 21 मिली सेकेंड्स। अब देखिए टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम। नाउ 17 - 0 17, 23 - 1 22, 11 - 2 9, 12 - 3 9, 24 - 4 20, 21 - 6 15। नाउ अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। टर्न अराउंड टाइम कितना है, 17 में से 5 माइनस करेंगे 12, 22 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 9 में से 3 6, 9 में से 1 8, 20 में से 5 15, 15 में से 4 11। नाउ जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आया वो इस तरीके से आया। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 12 + 16 + 6 + 8 + 15 + 11 डिवाइड बाय 6, that is equal to 76.6 units. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.